एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में चर्चा कर रहे थे, पूर्व के वीडियो में हमने एक पहली स्थिति पर बात की और वहाँ हमने देखा कि पूर्ण पूंजी गतिशीलता की स्थिति हो, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की स्थिति हो और साथ साथ अगर स्थिर विनिमय दर की स्थिति हो या फिर लोचदार विनिमय दर की स्थिति हो, इन स्थितियों में मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी में कौन सी इफ़ेक्टिव होगी, या दोनों एक साथ अगर करना चाहें तो किस प्रकार अर्थव्यवस्था में, जैसा कि हमने बात की, एक तो आंतरिक संतुलन यानी इंटरनल और एक बाह्य संतुलन यानी एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, उसको लेकर हमने विस्तृत चर्चा की है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम एक दूसरी स्थिति को लेकर बात करेंगे, जो स्थिति है सापेक्ष पूंजी गतिशीलता, कैपिटल मोबिलिटी। सापेक्ष पूंजी गतिशीलता की स्थिति में जो आपकी बीपी लाइन है, भुगतान संतुलन की जो रेखा है, वो किस प्रकार से बनेगी, और सापेक्ष पूंजी गतिशीलता में स्थिर विनिमय दर की स्थिति हो तब मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में कौन सी इफेक्टिव होगी, और अगर लोचदार विनिमय दर की स्थिति हो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की स्थिति हो, तब कौन सी इफेक्टिव होगी। इस बिंदु को लेकर हम आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि सापेक्ष पूंजी गतिशीलता को लेकर, और उसमें सापेक्ष पूंजी गतिशीलता के साथ स्थिर विनिमय दर की स्थिति हो यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की स्थिति हो, तो किस प्रकार से अगर हम इकोनॉमी में जो कि आंतरिक या बाह्य संतुलन स्थापित करते हैं तो कौन सी जो पॉलिसी है मॉनेटरी या फिजिकल में कौन सी इफेक्टिव होगी, उसको लेकर हम बात करेंगे। साथियों, यहाँ जो डायग्राम में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम जो कि ये स्थिर विनिमय दर को लेकर बात कर रहे हैं। चूँकि जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपकी जो बीपी लाइन है, बिल्कुल आप देख रहे हो कि पिछली वाली जो बीपी लाइन है उससे थोड़ा सा अंतर है, अंतर थोड़ा क्या अधिक ही अंतर है, क्योंकि हमने जब पूर्ण पूंजी गतिशीलता देखी थी तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, इस प्रकार से बीपी लाइन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो अपवर्ड है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर की तरफ ये बढ़ती हुई है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सापेक्ष पूंजी गतिशीलता के कारण ऐसा बीपी लाइन आई है, क्योंकि स्थिति कौन सी है? रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी की स्थिति है। तो इसको लेकर कहीं कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है। अब यहाँ हम ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा, ये हमारा जो IS कर्व है और ये एलम कर्व है, प्रारंभिक एलम कर्व है, ये जैसा कि हमने पूर्व में बात की, ठीक वैसे के वैसे हैं। IS नेगेटिव स्लोप को लेकर बात करता है, एलम पॉजिटिव स्लोप को लेकर बात कर रहा है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, जो बीपी लाइन है वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट यानी विश्व ब्याज दर को निर्धारित करता है, और IS और एलम के जो कटाव बिंदु है उनके द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित होती है वो अपनी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट निर्धारित होगी। चूँकि इस E पॉइंट पर हम बात करें, ये वाला E पॉइंट है, इस E पॉइंट पर हम बात करें, यहाँ IS, LM और BP लाइन एक दूसरे को आपस में काट रही है। इसका मतलब यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित कर रहे हैं OR, वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर की स्थिति में आ गई। पुनः मैंने आपको बताया कि बीपी लाइन जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को दर्शा रही है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर बीपी लाइन के ऊपर कोई बिंदु हम निर्धारित कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट है या ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ऊपर की और स्थिति में है, तो हम इस बात को भी आपको समझना होगा, और इस भुगतान शेष और जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, वहाँ इसकी विस्तृत रूप से भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जानिएगा कि बीपी लाइन से अगर ऊपर की स्थिति है तो हम ये कहेंगे भुगतान शेष में आधिक्य की, सरप्लस की स्थिति है। जबकि बीपी लाइन के नीचे की तरफ अगर कोई बिंदु है, जैसे यहाँ E' है, E2 बिंदु है, तो ये भुगतान शेष में घाटे, डेफिसिट को दर्शा रहा है।
इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि सापेक्ष पूंजी गतिशीलता रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी में के साथ स्थिर विनिमय दर की स्थिति हो तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो अब तक हम इस प्रारंभिक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक तो प्राप्त हो गए, आ गए हम इस आर पॉइंट पर। अब यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि अगर फिस्कल पॉलिसी को प्रभावी करें, फिस्कल पॉलिसी लागू करें, तब स्थिति कैसी उत्पन्न होगी। चूँकि मैंने पूर्व में अभी आपको बताया कि अगर फिस्कल पॉलिसी में किसी प्रकार की छेड़खानी करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से कौन सा कर्व मूवमेंट करेगा, IS कर्व मूवमेंट करेगा। इसलिए IS कर्व कहाँ, ये राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ चला गया, IS1 स्थिति में आ गया। अब आपको उसी LM कर्व को देखना है, क्योंकि LM कर्व ने तो मूवमेंट नहीं किया ना, हमने तो फिस्कल पॉलिसी में IS को मूवमेंट करवाया है। इसलिए आपको इस IS1 के साथ आपका प्रारंभिक जो LM कर्व है उसको देखना है जी। ये यहाँ है, इस E2 पॉइंट पर हम देखेंगे, ये इसको काट रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हम BP लाइन है उससे तो पिछड़ गए, उससे तो BP लाइन तो हमसे अलग हो गई, समझ गए बात। क्योंकि अगर E पॉइंट से E2 पॉइंट से अगर हम अंतर देखना चाहें, डिफरेंस देखना चाहें, तो BE पॉइंट पर तो तीनों एक दूसरे यहाँ मिल रहे थे, लेकिन यहाँ BP लाइन अलग हो गई। और ये आगे क्यों ला रहे थे, क्योंकि हम E पॉइंट पर देखें तो हमारा जो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम है, जो बाह्य संतुलन की स्थिति है, जिसको भुगतान से संतुलन की स्थिति कहा जाता है, वो तो स्थिति बनी हुई है। परंतु हम जो इंटरनल इक्विलिब्रियम प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति से कम की स्थिति में थे, यानी पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने की स्थिति में हम आगे की तरफ मूवमेंट करना चाह रहे थे। अब यहाँ E2 पॉइंट पर आते ही भुगतान से संतुलन है, या हम यूँ कहें जो आपका बाह्य एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम है, उससे हम अलग हो गए। और आप साथियों, मैंने पूर्व में चर्चा की, E2 पॉइंट है, ये BP लाइन के बिल्कुल नीचे आ गया, और नीचे आते ही स्थिति कैसी उत्पन्न हो गई, भुगतान से इसमें क्या हो गया, घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया। आप इसकी ट्रिक, ये नीचे आ जाए कम हो गया, इसका मतलब घाटा हो गया, ठीक है। अब इस घाटे के कारण जो आपके मुद्रा अधिकारी हैं, ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट है, वो विदेशी जो मुद्रा है उसको बेचना प्रारंभ कर देगी। साथ ही साथ यहाँ आप ये देखिएगा, एक और बात देखिएगा, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट OR थी, और यहाँ जाते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट OR2 हो गई, बढ़ भी गई, ठीक है। और जो आय है वो OY से बढ़कर OY2 हो गई, ठीक है। अब जैसे ही भुगतान से इसमें घाटा हुआ, E2 पॉइंट पर आया, तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी को जो देख रहे हैं, हमारी सरकार है, हमारी RBI है, वो क्या करेगी, उसको बेचना प्रारंभ करेगी, ठीक है। और दूसरी स्थिति आप ये भी देखिएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गई, क्योंकि आपकी OR से OR2 तो ज़्यादा हो ही गई। अब ऐसी स्थिति में LM वक्र, क्योंकि दाईं ओर सरककर LM1 वक्र पर आ जाएगा, यानी यहाँ LM से कहाँ चला जाएगा, LM1 ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि क्यों ऐसी स्थिति हुई, क्योंकि भुगतान से इसमें घाटे की स्थिति हुई। जहाँ यह IS1 वक्र को और BP वक्र को E1 पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ काट रहा है, परिणाम स्वरूप जो अपनी इकोनॉमी है उसमें ब्याज दर है वो OR1 यहाँ और बढ़ गई, OR1, तथा आय का स्तर कितना प्राप्त हुआ हमें, OY1 के साथ आंतरिक तथा बाह्य संतुलन की स्थिति में आ गई। पुनः BP लाइन, IS और LM तीनों एक दूसरे को आपस में काट रही है। इस प्रकार यहाँ जो इंटरनल और
आपका एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। ठीक है, या हम ये देखें कि जो आपकी राजकोषीय नीति है यानी फिस्कल पॉलिसी है वो कैसी हुई, इफ़ेक्टिव हुई। परंतु यहाँ आप देखोगे आईएएस हमने फिस्कल पॉलिसी को देखा और फिस्कल पॉलिसी के कारण जैसा कि भुगतान से इसमें घाटा डेफिसिट देखने को मिला। अगर आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सके, जैसे मैंने इसको नोट में लिया है, यहाँ आप देखोगे कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो इक्विलिब्रियम है उसको लाने के लिए हम इस प्रकार भी कार्य कर सकते हैं कि विस्तारक राजकोषीय नीति है ना, और साथ ही साथ उसके साथ प्रतिबंधक मौद्रिक नीति, यानी विस्तारक राजकोषीय नीति और प्रतिबंधक मौद्रिक नीति को दोनों को साथ साथ लिया जाए तो भी आंतरिक तथा बाह्य संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि आप देखिए विस्तारक मतलब आईएएस में कर्व में ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मतलब जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है उसमें विस्तार किया जा रहा है, और एलएम इस तरफ आप देखें इस तरफ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एलएम यानी मौद्रिक नीति को कैसा बनाया जा रहा है, प्रतिबंधक बनाया जा रहा है। अगर ये दोनों एक साथ भी करें तो भी क्या हो सकता है, आपका आंतरिक और बाह्य संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप ये देखेंगे कि राजकोषीय नीति है वो क्या होगी, प्रभावी होगी। परंतु अगर यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा भुगतान शेष में डेफिसिट लाएगी, घाटा लाएगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बात करें कि किस प्रकार से ये कार्य करती है, उसको हम यहाँ समझते हैं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो ये आपका प्रारंभिक एलएम कर्व है और ये ई पॉइंट है, यहाँ तक ठीक था। अब मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावी करेंगे तो जो एलएम कर्व है वो कहाँ LM2 में आ गया, क्योंकि वो मौद्रिक जो नीति है उसमें विस्तार कर रहा है। और जैसे ही LM2 स्थिति में आ गया, क्योंकि यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रही है की जा रही है, तो आपको आईएएस तो प्रारंभिक रखता है। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ आईएएस कर्व को कहाँ काट रहा है, ई प्राइम बिंदु पर काट रहा है और ये बीपी लाइन से नीचे की तरफ को दर्शा रहा है। इसका मतलब भुगतान से इसमें क्या हुआ, घाटा हुआ। अब ई प्राइम में आप देख रहे हो कि ब्याज की दर OR प्राइम हो गई और आपके आय है वो OY प्राइम हो गया है। यानी जो ब्याज की दर है उसमें क्या हुई है, कौन सी ब्याज की दर में, डोमेस्टिक में, क्योंकि डोमेस्टिक ही तो दर्शा रही है। मैंने शुरू में बात किया आईएएस और एलएम के द्वारा डोमेस्टिक दर्शाएगी, और अगर बीपी के साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो विश्व को, जहाँ आपकी वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपकी डोमेस्टिक क्या हो गई, कम हो गई, और आपके आय का स्तर क्या हो गया, बढ़ गया, OY से OY प्राइम हो गया। अब ब्याज दर में यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी हो गई तो पूंजी का बहिर्वाह होगा, यानी हमारे देश की डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई। इसका मतलब हमारे देश की पूंजी क्योंकि वर्ल्ड की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गई, इसका मतलब हमारे देश से जो कैपिटल है, पूंजी है, वो बाहर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो पूंजी लेखा है, जो कैपिटल अकाउंट है, ये पूंजी लेखा है, उसमें क्या उत्पन्न होगा, बाहर जाएगी तो डेफिसिट उत्पन्न होगा और आय बढ़ेगी। आयात में क्या होगी, आयात में जो है इंपोर्ट में वृद्धि होगी तथा चालू लेखा में भी क्या होगा, घाटा होगा, क्योंकि बाहर की तरफ जाएगी तो पूंजी लेखे में भी जो है कैपिटल अकाउंट में भी डेफिसिट होगा, और किसमें, आपका करंट जो अकाउंट है उसमें भी, यानी चालू लेखा है उसमें भी क्या मिलेगा, डेफिसिट होगा। क्यों, क्योंकि पूंजी बाहर की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में, घाटे की स्थिति में हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा, तो उसके कारण भी पैसा बाहर की तरफ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी को जो कंट्रोल कर रही है हमारी गवर्नमेंट, वो हमारी विदेशी मुद्रा को बेचने के लिए क्या हो जाएगी, विवश हो जाएगी, जिससे मुद्रा की जो
सप्लाई है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि मुद्रा बाहर की तरफ जा रही है। इस कारण LM2 वक्र सरक कर अपने मूल स्थान पर, कमी आएगी तो वापस कहाँ की ओर चला जाएगा, मूवमेंट किस तरफ करेगा, वापस LM कर्व की ओर करेगा। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, संतुलन वापस कहाँ स्थापित हो जाएगा, ई बिंदु पर, जहाँ OR ब्याज की दर और OY IS दर है। इस प्रकार हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसी होगी, इनइफेक्टिव होगी। तो आप ये देख रहे हो कि LM कर्व में अगर मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो कौन सी एक्सपेंसिव यानी विस्तारक मॉनेटरी पॉलिसी ला रहे हैं, तो क्या होगा, वो आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। लेकिन आप देखोगे डेफिसिट हुआ, ऐसी स्थिति में क्या होगी, हमारे देश की जो मुद्रा है वो बाहर की तरफ जाएगी, तो वापस LM2 वापस कौन सी स्थिति में आ जाएगा, LM में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या हो गई, इनइफेक्टिव हो गई। तो इस प्रकार आपने सापेक्ष पूंजी गतिशीलता के साथ जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसको देखा है। अब हम दूसरी स्थिति देखेंगे, सापेक्ष पूंजी गतिशीलता के साथ लोस्तार विनिमय दर की स्थिति हो तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी या फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि BP लाइन की बात करें, जिसकी हमने पूर्व में भी चर्चा की कि BP लाइन है वो ऐसी स्थिति में क्यों है, क्योंकि सापेक्ष पूंजी गतिशीलता की स्थिति है और BP लाइन द्वारा ही विश्व ब्याज दर निर्धारित होती है। चूँकि यहाँ हमने ये देखा IS और LM के द्वारा डोमेस्टिक जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो निर्धारित होती है। चूँकि ई पॉइंट पर तीनों बराबर हैं, ऐसी स्थिति में हमारी जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो विश्व की ब्याज दर के बराबर है। अब यहाँ लोस्तार विनिमय दर है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ऐसी स्थिति में जो स्थिति इक्विलिब्रियम की स्थापित की जाएगी या वापस एक्सचेंज रेट को प्राप्त किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट पर आधारित होगा, डिमांड और सप्लाई पर आधारित होगा और किस प्रकार से कार्य करता है उसकी इस डायग्राम के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बात करते हैं कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। साथियों, मैंने पूर्व में भी चर्चा की, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाएगी तो LM कर्व को आपको देखना है और फिस्कल पॉलिसी की बात की जाएगी तो IS कर्व को लेकर हमें बात करना है, अर्थात IS कर्व के मूवमेंट को हमें देखना है। अब हम यहाँ देखें कि हमारे जो मौद्रिक अधिकारी है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो अथॉरिटीज़ है, उनके द्वारा विस्तारक मौद्रिक नीति है ना, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को आप अपनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि हमारा जो LM कर्व है वो आगे की तरफ, यहाँ देख रहे हो आप, इस प्रकार से मूवमेंट करेगा। क्यों करेगा कि विस्तारक है, ऐसी स्थिति में वो मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि करेंगे, इसलिए LM कर्व कहाँ आगे की तरफ चला गया है। और चूंकि आप देखोगे कि हमारे जो E2 बिंदु है वहाँ ये IS कर्व को काट रहा है, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ रहेगा कि BP से हम अलग हो गए और BP से अलग हो गए और ये E2 बिंदु है वो BP लाइन से नीचे की ओर स्थिति है। मैंने पूर्व में बताया, अगर BP लाइन से नीचे की स्थिति है तो क्या होगा, भुगतान से इसमें घाटा होगा, डेफिसिट होगा। ठीक है, यहाँ घाटा आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि इस E2 बिंदु पर जो ब्याज की दर है वो कितनी निर्धारित हो रही है, OR2 निर्धारित हुई है। कहने का तात्पर्य जो हमारी विश्व ब्याज दर है उससे हमारी जो डोमेस्टिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि डोमेस्टिक मैंने बताया IS और LM के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए यहाँ कम हो गई और जो पूंजी हमारी ब्याज की दर है वो कम हो गई, तो निश्चित रूप से पूंजी का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, बहिर्भाव होगा, बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि विश्व की ब्याज दर क्या है, अधिक है। ऐसी स्थिति में हमारी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी, विदेशी, क्योंकि हमारी कैपिटल है वो बाहर जा रही है, मुद्रा बाहर जा रही है, तो विदेशी मुद्रा की भाग बढ़ेगी तथा देश की जो एक्सचेंज रेट है, देश की विनिमय दर है, उसमें मूल्य ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन होगा। विनिमय दर को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा साथियों। यहाँ आप देखिएगा कि भुगतान से इसमें घाटा हो रहा है, ऐसी स्थिति में विनिमय दर को क्या होगा, मूल्य ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन होगा। क्योंकि यहाँ एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ ये जो लोचदार विनिमय दर है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसलिए यहाँ मांग और जो सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई है, मांग और पूर्ति है, उसके द्वारा निर्धारित होता है। अब मूल्यह्रास का यहाँ सीधा सा संबंध ये होगा
कि आप यहाँ देखो कि अगर $1 बराबर 50 रुपये है विनिमय दर एक्सचेंज रेट, और $1 बराबर क्या हो गया, अगर 60 रुपये हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, हम जो पहले उस डॉलर को 50 रुपये में खरीदा जा सकता था, अभी उसी डॉलर को मान लीजिएगा 60 में हो गया। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे हमारे देश की जो मुद्रा है, करेंसी है, उसकी वैल्यू का यहाँ घटी है, मूल्यह्रास हुआ है, डेप्रिसिएट। इस ऐसी स्थिति में निर्यात बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे निर्यात? क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे जो एक्सपोर्ट है, हमारी जो वस्तुएं हैं वो फॉरेन में सस्ती हो जाएगी, इसलिए निर्यात बढ़ेंगे। और आयात में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, महंगे होंगे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति होगी जब निर्यात बढ़ेंगे, आयात घटेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रोडक्शन है, इनकम है, वो बढ़ेगी, और जो आईएस कर्व है वो मूवमेंट करेगा। और आईएस कर्व किस तरफ, इस प्रकार से मूवमेंट करेगा। और जब आईएस कर्व इस तरफ मूवमेंट करेगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट घट रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान से इसमें सुधार होगा। और भुगतान से इसमें सुधार होगा तो बीपी लाइन भी सरकेगी, और बीपी लाइन किस तरफ सरक रही है, BP1 पर सरक रही है। इस प्रकार आईएस भी मूवमेंट कर रहा है, बीपी भी मूवमेंट कर रही है, और तीनों जो नए वाले एलएम कर्व है, LM1 को कहाँ काट रहे हैं, E1 बिंदु पर काट रहे हैं, जहाँ वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निर्धारित हो रही है, OR निर्धारित हो रही है, और आय बढ़कर कितनी हो गई, OY1 हो गई। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की स्थिति में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव हो गई, है ना। यहाँ बिल्कुल आप देख रहे हो कि बाह्य और आंतरिक संतुलन यहाँ इक्विलिब्रियम स्थापित किया जा रहा है। अब हम यहाँ फिस्कल पॉलिसी को लेकर बात करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी देखें क्या इफेक्टिव होती है या नहीं होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ देखें ये हमारा प्रारंभिक इक्विलिब्रियम पॉइंट स्थापित हुआ है। जो एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी, विस्तारक फिस्कल पॉलिसी अपनाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो विनिमय दर के साथ अब आप देखोगे कि यहाँ भुगतान से इसमें घाटा होगा, डेफिसिट होगा। अगर कैसी स्थिति कैसे होगा, इसको हम चर्चा करते हैं। ये पॉइंट है वो प्रारंभिक इक्विलिब्रियम पॉइंट को दर्शा रहा है, और सरकार विस्तारक राजकोषीय नीति अपना रही है, फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या टैक्सेस में कमी करेगी, कोई भी स्थिति हो दोनों करेंगे। तो ऐसे स्थिति में आईएस कर्व हमारा मूवमेंट करेगा, और आईएस कर्व मूवमेंट करेगा तो IS1 स्थिति में यहाँ आ गया, जो कि एलएम कर्व को आप देख पा रहे हो कहाँ काट रहा है। एलएम कर्व हमारा प्रारंभिक है और वो E3 बिंदु पर काट रहा है। इससे आप देख रहोगे हमारी ब्याज दर है वो OR से बढ़कर कितनी हो गई, OR3 हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डोमेस्टिक बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से जो हमारे विश्व की ब्याज दर है OR है उससे बढ़ गई है। तो बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या होगा कि बाहर से हमारी पूंजी का इनफ्लो होगा, बाहर से पूंजी हम है वो कहाँ आएगी, हमारे देश में आएगी, और ऐसी स्थिति में जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज रेट में आप देखो कि पहले हमने देखा $1 बराबर 50 था, एक से $1 60 हो गया था। अब $1 से कितना हो जाएगा, 45, सपोज दैट मान रहे हैं हम $1 50 से $1 45 हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि उसी डॉलर को हम 50 रुपये में खरीद रहे थे, अब मात्र 45 में खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारा आयात क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने के कारण हमारे देश में आयात बढ़ेगा, और निर्यात हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, है ना, महंगा हो जाएगा। इस ऐसी स्थिति में हमारा निर्यात है वो कम हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वापस हमारा, क्योंकि निर्यात कम हो गया, आयात बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में आईएस कर्व है पुनः वापस मूवमेंट करेगा, और कैसी स्थिति में आएगा, IS1 कैसी स्थिति में आ जाएगा, वापस IAS की स्थिति में इस तरह मूवमेंट करेगा, और पुनः उसी ई बिंदु पर यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि फिस्कल पॉलिसी है वो क्या रहेगी, इनइफेक्टिव रहेगी। कैसी स्थिति में, लोचदार विनिमय दर की स्थिति में। अब मैंने एक छोटी सी ट्रिक पहले वाले वीडियो में भी बताई आपको, और पुनः बता रहा हूँ, छोटा सा आप सारे ये आप कंक्लूजन निकालोगे तो एक स्थिति आ रही है, चाहे सापेक्ष पूंजी गतिशीलता हो, चाहे पूर्ण पूंजी गतिशीलता हो, है ना, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो या रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी हो, अगर स्थिर विनिमय दर की स्थिति है तो कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, आपकी फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी।
और अगर लोचदार विनिमय दर की स्थिति है तो कौन सी होगी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। मैंने इसका आपको बताया भी था कि कैसे याद रखोगे। स्थिर कांस्टेंट है ना विनिमय दर, और मैंने स्थिर का संबंध बताया था आपको राजकोषीय का, तो राज ले लिया, राजा ले लिया। अब देश में स्थिरता की स्थिति लाने का काम है राजा का, ऐसे ध्यान रखिए। और मैंने बताया लोचदार को आप क्या लिखोगे, लोचदार क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हर चीज़ में फ्लेक्सिबल है, कोई पाबंदी नहीं है, तो क्या होगी, मौज ही मौज होगी। मौज का मैंने ले लिया मौद्रिक, ठीक है। इस प्रकार आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो आप इससे संबंधित प्रश्न कीजिएगा। फिर भी किसी प्रकार की अगर मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में कोई दिक्कत आती है तो उस कमेंट ज़रूर कीजिएगा।